Good morning, everybody. Good Good morning, sir. sir. morning sir. आज हमें बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करना है ना? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। सब लोग पढ़ चुके हैं ना अपने स्कूल्स में? No, sir, नहीं हो अभी। जब एग्जाम आते हैं तब तो बोलते हो सारा सिलेबस हो गया, और जब मैं पूछता हूँ तब हर चैप्टर के लिए मना कर देते हो। सर ये कल होगा हमारा स्कूल में स्टार्ट। चलिए, ईवा बताइए कि व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स, व्हाट डू यू नो अबाउट बायोमोलिक्यूल्स? क्या मालूम है आपको? सर बायोमोलिक्यूल्स से मतलब हम लोग इनकी हेल्प से केमिकल जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं। मतलब इट्स अ टाइप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मतलब मुझे नहीं पता है। आपने इसके बारे में बताया युवा, क्या बताया? आपने बोला बायोमोलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी बॉडी के रिएक्शंस को स्टडी कर सकते हैं। नहीं मतलब थे कि वो बायोमोलिक्यूल्स मतलब इंटरेक्ट करते हैं जिसकी वजह से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। हाँ, ये बेटर है। देखिए, बायोमोलिक्यूल्स आर जस्ट लाइक द पॉलीमर्स। जैसे आप लोगों ने पॉलीमर टर्म सुनी है ना? पॉलीमर एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है जिसकी मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं, जिसमें छोटी छोटी रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम मोनोमर्स बोलते हैं, और बहुत सारे मोनोमर जुड़ते जाते हैं तो एक पॉलीमर बन जाता है। पहले मैं आपको बायोमोलिक्यूल के बारे में बताने से पहले पॉलीमर के बारे में एक बेसिक बता दूं। आप सब लोगों को मालूम है किसी भी कंपाउंड की एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल मोनोमेरिक यूनिट, उसे तो आप मोनोमर बोलते हो, लेकिन अगर मोनोमर के आगे एक और मोनोमर जुड़ जाए तो वो डायमर बन जाता है, 3 जुड़ जाए तो ट्राइमर बन जाता है, और अगर बहुत सारे जुड़ते जाएं तो पॉलीमर बन जाता है। तो पॉलीमर के बारे में आप एक चीज तो एडमिट करेंगे ना कि पॉलीमर एक तो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होगा क्योंकि वो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट को रिपीट करके बनाया गया है, और दूसरा ये भी फैक्ट होगा पॉलीमर के बारे में कि उसका हाई मॉलिक्यूलर मास भी होगा क्योंकि बहुत लॉन्ग चेन बन जाती है वो। तो बिल्कुल वैसे ही याद रखिएगा, बायोमोलिक्यूल्स भी कुछ कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर्स होते हैं। देखिए, कुछ पॉलीमर तो ऐसे होते हैं जो हम इंडस्ट्रियली बनाते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो तो सब सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर आते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स नेचर से नहीं ऑब्टेन होते, या वो इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, केमिकल्स को यूज करके बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं नेचुरल पॉलीमर्स जो या तो नेचर से ऑब्टेन करे जाते हैं या किसी लिविंग सिस्टम के अंदर ही वो डेवलप्ड होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर्स हैं, नेचुरल पॉलीमर्स हैं, जो लिविंग सिस्टम्स के अंदर पाए जाते हैं, या लिविंग सिस्टम्स के अंदर से कुछ केमिकल्स एक्सट्रैक्ट करके उन्हें बनाया जाता है। एंड दीज बायोमोलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। एक बार फिर से सुनिए, बायोमोलिक्यूल्स आर द कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स क्यों बोल रहे हैं? देखिए, किसी भी चीज से पहले अगर बायो वर्ड लग जाए ना तो इसका मतलब दैट थिंग इज रिलेटेड टू लाइफ। वो किसी ना किसी तरह से लाइफ से एसोसिएटेड है, या तो वो लाइफ एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, या हो सकता है वो लिविंग सिस्टम्स के अंदर ही बनाई जाती है, लिविंग सिस्टम्स के अंदर ही बनती है। तो किसी भी ऐसी चीज से हम बायो वर्ड अटैच कर देते हैं जो कहीं ना कहीं लाइफ से एसोसिएटेड होती है। तो बायोमोलिक्यूल्स आर द कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर्स which are present in various living systems and they are extremely essential for various life processes. बताइए, आपको बायोमोलिक्यूल का एक टेंटेटिव मीनिंग समझ में आया? कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर्स होते हैं जो लिविंग सिस्टम्स के अंदर ही उनकी रिक्वायरमेंट होती है, लिविंग सिस्टम्स के अंदर ही वो इसलिए रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो लिविंग एक्टिविटीज को, डेली लाइफ एक्टिविटीज को प्रॉपरली परफॉर्म करने में हेल्प कर सकें। ठीक है, समझ रहे हैं? Yes, sir. ठीक है। बहुत सारी, देखो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना जो हमें डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए जरूरत होती है। ठीक है, हम जितनी भी सुबह से शाम तक हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, उन सारी एक्टिविटीज के लिए हमें एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वो एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, इसी तरह से हमारी बॉडी ग्रो होती है डे बाय डे। हमारी सेल्स, जो पुरानी सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, नई सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, हमारी सेल्स ग्रो होती हैं, हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें प्रोटीन्स की जरूरत होती है। ठीक है,
जनरेशंस जो आगे बढ़ाई जाती हैं उसके लिए हमें डीएनए और आरएनए की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें वेरियस लाइफ प्रोसेसेस से रिलेटेड है, ठीक है। इन्हीं को हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, डीएनए आरएनए हो गए, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए आर कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली। हमारी बॉडी में हर एक चीज प्रॉपर्ली फंक्शन करती रहे, इसके लिए हमें कुछ एसेंशियल डाइटरी सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है जिन्हें हम विटामिन्स बोलते हैं। तो ये आपने जितने भी नाम सुने हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सब बायोमोलिक्यूल्स के अंडर आते हैं और हमें इनमें से ही कुछ बायोमोलिक्यूल्स को इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। देखिए, आपके बोर्ड्स के सिलेबस में तो 3 बायोमोलिक्यूल्स हैं। इस साल के जो बोर्ड का सिलेबस है उसमें 3 बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। लेकिन एक छोटा सा पोर्शन जो आपके इस साल के सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है लेकिन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, हम वो भी पढ़ेंगे, एंड दैट इज विटामिन्स, ठीक है। तो बेसिकली 4 चीजें मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होती है वो विटामिन्स ही होती है, विटामिन्स नहीं होती। आप में से काफी लोग विटामिन्स बोलते होंगे, दोज आर नॉट विटामिन्स, दोज आर विटामिन्स, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन एक बार लास्ट बार फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। बायोमोलिक्यूल्स आर द कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास which are required by various living systems to properly perform their life processes. बायोमोलिक्यूल्स कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर्स होते हैं जो लिविंग सिस्टम्स के लिए एक्सट्रीमली एसेंशियल होते हैं टू प्रॉपर्ली परफॉर्म देयर लाइफ एक्टिविटीज। अब क्लियर है, सबको समझ में आया? Yes, sir. एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। इन 4 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सो वी विल स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहली हेडिंग में आपके सामने कार्बोहाइड्रेट्स डाल रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ने में ही हमारा सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। कार्बोहाइड्रेट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। उसके बाद प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में एक हमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बताने से पहले, इनके बारे में कुछ भी बताने से पहले, मैं आपके सामने बोर्ड पे 2 कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं। उन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से ही मैं आपको इनकी डेफिनेशन भी बताऊंगा और इनके बारे में सब कुछ बताऊंगा कि क्या होते हैं ये, हमारी बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। पहले आप सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स, 2 एग्जांपल्स देखिए कार्बोहाइड्रेट्स की। देखिए, ये 2 मॉलिक्यूल्स देखिए जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे बना रखे हैं। दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर्स हैं क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, ठीक है। इसमें से ये जो पहला मॉलिक्यूल है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का ही जो फॉर्मूला है ना, वो है C6H12O6। दोनों कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर बट स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट। इसमें से जो पहला मॉलिक्यूल है जिसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ आपको दिख रहा है, ये है ग्लूकोज। और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें आपको कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है, ये है फ्रक्टोज। इसकी भी सही प्रोनाउंसिएशन समझ लीजिए। दिस इज फ्रक्टोज, इट इज नॉट फ्रुक्टोज। कुछ स्टूडेंट्स इसे फ्रुक्टोज बोलते हैं, फ्रुक्टोज नहीं, फ्रक्टोज, ठीक है।
सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये दो कार्बोहाइड्रेट्स मैंने बनाए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आप लोगों ने नाम सुने होंगे, लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, ग्यूलोज, बहुत सारे होते हैं। मेरा आपसे बस इतना बताने का पर्पस है कि आप चाहे कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला बनाकर देखेंगे, कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट, तो आपको उसमें दो चीजें कॉमन मिलेंगी। एक तो आपको किसी भी कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में बहुत सारे OH ग्रुप मिलेंगे, अल्कोहलिक ग्रुप, बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप मिलेंगे किसी भी कार्बोहाइड्रेट में, और उन बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप के साथ आपको या तो एक एल्डिहाइड मिलेगा या एक कीटोन मिलेगा। ठीक है, या तो बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप के साथ एक एल्डिहाइड लग रहा होगा या बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप के साथ एक कीटोन लग रहा होगा। तो क्योंकि हर कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में ये दो फंक्शनल ग्रुप्स कॉमन होते ही हैं, एक तो बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं और एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इसलिए हमने इनकी डेफिनेशन भी एक स्ट्रक्चर बेस्ड डेफिनेशन बना रखी है। ध्यान से सुनिएगा कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स or the polyhydroxy ketones or the compounds which upon hydrolysis gives polyhydroxy aldehydes or ketones। कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड हैं जो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, या कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आपको पहले से एल्डिहाइड या कीटोन नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप उन्हें वाटर से हाइड्रोलाइज कर दोगे तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन फिर बोल रहा हूं, carbohydrates are the polyhydroxy aldehydes or the polyhydroxy ketones or the compounds which upon hydrolysis gives polyhydroxy aldehydes or ketones। पहले बताइए ये डेफिनेशन समझ में आई, स्ट्रक्चर बेस्ड डेफिनेशन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर आवर टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को डेली एक्टिविटीज करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है, वॉट एवर द एनर्जी नीड्स ऑफ आवर बॉडी इज, वो सिर्फ दो ही बायोमोलिक्यूल से पूरी होती है। सिर्फ दो बायोमोलिक्यूल ऐसे हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे होते हैं फैट्स। फैट्स से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन फैट्स हम प्रेफर नहीं करते बिकॉज फैट्स आर नॉट वेरी बेनिफिशियल इन द सेंस कि वो एनर्जी तो देते हैं, लेकिन उनके एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, इसलिए हम फैट्स को प्रेफर नहीं करते एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। हम कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेफर करते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। तो वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि दो ही बायोमोलिक्यूल ऐसे होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमारी बॉडी में जब हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, हमारी बॉडी में जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एक तो फैट से और एक कार्बोहाइड्रेट्स। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फैट्स और भी ज्यादा एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमें देते हैं 4.5 किलो कैलोरीज पर मोल, कार्बोहाइड्रेट की जो एनर्जी की वैल्यू होती है ना, वो होती है 4.5 किलो कैलोरीज पर मोल। एक मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलाइसिस से 4.5 किलो कैलोरीज हमारी बॉडी में रिलीज होती है। तो जो फैट्स हैं वो हमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, वो देते हैं 9 किलो कैलोरीज पर मोल, लेकिन फिर भी हम फैट्स को प्रेफर नहीं करते। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट्स आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर अस। हम जनरली प्रेफर करते हैं कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ऑब्टेन करना। तो कार्बोहाइड्रेट का एक एसेंशियल फंक्शन हमारी बॉडी में याद रखिएगा, दे आर रिक्वायर्ड टू जनरेट एनर्जी थ्रू देयर हाइड्रोलिसिस। इनका हाइड्रोलिसिस होता है, इनका ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी में, और जब ये हमारी बॉडी में डिकम्पोज होते हैं, व्हेन दे आर रिड्यूस्ड टू सिंपलर फॉर्म्स, तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं जो हमारी बॉडी को डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करने में हेल्प करती है। बिसाइड्स दिस, ये तो हो गया इनका यूज कि ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए यूज करे जाते हैं। बिसाइड्स दिस, आप कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक बात ये भी याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। एक तो वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, मीठे होते हैं। एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। जहां जहां मैं रिड्यूसिंग वर्ड यूज करूंगा ना, अगर मैं कह रहा हूं कि दिस कंपाउंड इज रिड्यूसिंग इन नेचर या कोई कार्बोहाइड्रेट इज रिड्यूसिंग इन नेचर, तो मेरा कहने का मतलब होगा कि वो टॉलरेंस ऑफ फेलिंग स्ट्रेस देगा। ठीक है, तो मैं अगर ये आपको ये बोल रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस रिएजेंट को और फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, और टॉलरेंस से सिल्वर मिरर बना देते हैं, और फेलिंग से रेड पीपीडी बना देते हैं। एक बार फिर से सुनिए,
मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, जिसकी वजह से इन्हें शुगर कहा जाता है, शुगर्स, एंड दे आर ऑल्सो रिड्यूसिंग इन नेचर, सो दे आर प्रॉपर्ली कॉल्ड द रिड्यूसिंग शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ऐसी शुगर्स होती हैं जो टॉलेंस ऑफ फेलिंग्स रिएजेंट का रिडक्शन कर देती है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे लेकिन उसको रिड्यूस कर देंगे। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। लेकिन मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, मैंने मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बोला है, ऑल द कार्बोहाइड्रेट नहीं बोला। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हो सकते हैं जो स्वीट इन टेस्ट ना हो, या कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हो सकते हैं जो रिड्यूसिंग इन नेचर ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट as well as they are reducing in nature, therefore they are also called reducing sugars. Carbohydrates को reducing sugars भी कहा जाता है। एक बार फिर बताइए, आदित्य शाह आप बताइए कि कार्बोहाइड्रेट्स को reducing क्यों कह रहे हैं? आदित्य शाह, अभय कपूर आप बताइए कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूसिंग क्यों कह रहे हैं? सर क्योंकि वो फेलेंस टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट को शो कर देते हैं, मतलब टॉलेंस में सिल्वर में बिल्कुल टेस्ट और रेडियोसिटी। अब मैं आपको एक और यूनिक चीज बताता हूं इनके बारे में। देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक में नॉर्मली कोई नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, ऑल्दो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा अगर आप कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि टॉलेंस ऑफ फेलिंग्स टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन नहीं देते। ये याद है ना आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो आपको ऑर्गेनिक में ये पढ़ाया गया कि टॉलेंस ऑफ फेलिंग्स टेस्ट एल्डिहाइड्स देते थे, कीटोन नहीं देते थे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में ऐसा नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट में इवन अ कीटोनिक ग्रुप कैन गिव टॉलेंस एंड फेलिंग्स टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट में ये एबिलिटी होती है कि इनका जो कीटोनिक ग्रुप वाला कार्बोहाइड्रेट है ना, वो भी टॉलेंस ऑफ फेलिंग्स टेस्ट दे सकता है, क्योंकि इनमें एक रीअरेंज करने की प्रॉपर्टी होती है कि इनका कीटोनिक ग्रुप अपने आप को रीअरेंज करके एल्डिहाइड बना लेता है और फिर वो टेस्ट देता है। होता तो ये टेस्ट एल्डिहाइड के लिए ही है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में देयर इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी टू रीअरेंज देमसेल्व्स। इनका जो कीटोनिक ग्रुप है वो भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज एल्डिहाइड एंड कीटोन आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। तो इवन अ कीटोनिक ग्रुप कैन गिव टॉलेंस ऑफ फेलिंग्स टेस्ट। सो कार्बोहाइड्रेट में टॉलेंस ऑफ फेलिंग्स जस्ट एक केमिकल प्रॉपर्टी की तरह पढ़ना है, एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह नहीं पढ़ना। कभी भी आप टॉलेंस ऑफ फेलिंग्स टेस्ट को डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह यूज नहीं करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में, इसे बस एक नॉर्मल प्रॉपर्टी की तरह पढ़ेंगे। ये एल्डिहाइड ग्रुप वाले कार्बोहाइड्रेट भी दे सकते हैं और कीटोनिक ग्रुप वाले कार्बोहाइड्रेट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज देखिए, फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप है, लेकिन फ्रक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ये रिड्यूसिंग होती है क्योंकि इसका कीटोन अपने आप को एल्डिहाइड बना सकता है। तो ये याद रखिएगा, स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, इस चीज को याद रखिए। कार्बोहाइड्रेट्स में इवन अ कीटोनिक ग्रुप कैन गिव द टॉलेंस ऑफ फेलिंग्स टेस्ट, इसलिए किसी भी कार्बोहाइड्रेट के एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप टॉलेंस ऑफ फेलिंग्स वाला रिएक्शन कभी भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है? और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। वो टॉलेंस ऑफ फेलिंग्स टेस्ट को देते हैं, एट द सेम टाइम दे आर स्वीट इन टेस्ट, सो दे आर आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। यहां तक क्लियर है आपको? Yes, sir. यस सर। अब एक और चीज सुनिए, देखिए किसी भी पॉलीमर की ये प्रॉपर्टी होती है। पॉलीमर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, मोनोमर 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 को जोड़ के बनता है, बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स को जोड़ के एक पॉलीमर बन जाता है। और किसी भी पॉलीमर की ये प्रॉपर्टी होती है, या आप ये कह लीजिए कि पॉलीमर की प्रॉपर्टी नहीं होती, वाटर की प्रॉपर्टी होती है, कि जब किसी भी पॉलीमर को वाटर से हाइड्रोलाइज करते हैं तो वाटर क्या करता है, उस पॉलीमर की वेरियस मोनोमेरिक यूनिट को अलग अलग कर देता है। वाटर में बॉन्ड्स तोड़ने की प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो वाटर क्या करता है कि बहुत सारे जो, अगर आप किसी भी पॉलीमर को वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर उसके सारी मोनोमेरिक यूनिट्स के जो लिंकेजेस हैं उन्हें तोड़ देगा और सारे मोनोमर्स को अलग अलग कर देगा। जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ते थे कि अगर आप एस्टर्स को हाइड्रोलाइज करेंगे तो एस्टर को हाइड्रोलाइज करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड अलग हो जाएगा और अल्कोहल अलग हो जाएगा। अल्कोहल और एसिड को जोड़ के ही तो हमने एस्टर बनाया था, लेकिन वाटर ने उस लिंकेज को तोड़ दिया और वो दोनों मोनोमर अलग अलग हो गए। तो वाटर में ये प्रॉपर्टी होती है
कि किसी भी पॉलीमर को उसकी मोनोमेरिक यूनिट में स्प्लिट कर देता है। उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स की एक क्लासिफिकेशन डेवलप करी। देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट को जब हम वाटर से हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो कितनी सिंपलर यूनिट्स में ब्रेक हो जाएगा। किसी भी कार्बोहाइड्रेट को जब हम वाटर से हाइड्रोलाइज करेंगे तो अपने अंदर से कितनी और मोनोमेरिक यूनिट रिलीज करेगा, कितनी सिंपलर यूनिट रिलीज करेगा, उस बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को वाटर से हाइड्रोलाइज करेंगे और देखेंगे कि वो हाइड्रोलाइज होके और कितनी छोटी छोटी यूनिट्स में ब्रेक हो गया और कितनी मोनोमेरिक यूनिट्स उसके अंदर से निकली। डिपेंडिंग अपॉन दैट हम उन्हें मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे। ये भी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। Yes, sir. Sir, हाँ जी। so जब ऑर्गेनिक में कीटोन्स नहीं शो करते थे तो इसमें क्यों कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में जब बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप के साथ कीटोन आ जाता है ना, तो कीटोन में ये एबिलिटी होती है कि कीटोन एक मैकेनिज्म के थ्रू अपने आप को रीअरेंज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, देयर इज अ मैकेनिज्म टू रीअरेंज देमसेल्फ। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस मालूम है ना कि ये यहाँ चला गया, ये वहां चला गया। इस तरह की रीअरेंजमेंट से ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये एल्डिहाइड में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। सो दैट्स व्हाई ये टॉलेंस वेलिंग टेस्ट दे सकते हैं। ओके सर। रीअरेंजमेंट हो जाती है इनमें। ये कीटोन की फॉर्म में नहीं देंगे टेस्ट, देंगे तो ये एल्डिहाइड बन के ही, लेकिन इनका कीटोन पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो टेस्ट देगा। ओके सर। वो भी मैं आपको समझाऊंगा जब आएगा, जब हम रिएक्शंस करेंगे तो जिस रिएक्शन की जहां पे जरूरत पड़ेगी वो मैं समझाऊंगा आपको, वो सब समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, अभी बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे इसके अंदर। तो व्हाइल स्टडिंग द केमिकल रिएक्शंस आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट होते हैं एंड रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूसिंग शुगर्स कहा जाता है। अब शुगर इज अ वेरी सिंपल टर्म। शुगर नाम तो आप लोगों ने कई बार सुना है, डेली बेसिस पे भी सुनते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं किसी शुगर यूनिट के लिए एक केमिकल टर्म यूज होती है। There is a chemical and a scientific term used for a sugar unit, which is called a saccharide unit. A sugar unit is chemically known as a saccharide unit. शुगर का ही केमिकल नेम सैकराइड होता है, सही है? तो ये याद रखिएगा। दैट्स व्हाई हम इन कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड इस तरह के नाम यूज करते हैं। सैकराइड मतलब शुगर, ठीक है? तो सैकराइड इज अ केमिकल नेम फॉर शुगर। अब एक बार फिर से सुनो, जो मैं क्लासिफिकेशन बता रहा था, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स का पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बारे में बता रहा हूं। ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करी गई है कि जब हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को वाटर से हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो हाइड्रोलाइज होने पे और कितनी स्मॉलर शुगर यूनिट अपने अंदर से रिलीज करेगा और कितनी सैकराइड यूनिट अपने अंदर से रिलीज करेगा, कितनी मोनोमेरिक यूनिट अपने अंदर से रिलीज करेगा। उस बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करा जाता है। सबसे पहले होते हैं मोनोसैकराइड्स। सबसे पहले मोनोसैकराइड्स के बारे में समझिए, एक सेकेंड रुकिए। ये सिर्फ एन आएगा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर मोनोसैकराइड, CnH2O होल एन। जैसे C6H12O6 को आप ऐसे लिख सकते हो, C6H2O होल 6। सो जब आप इसे ओपन करोगे तो यही बन जाएगा। So CnH2O whole end, this is the general formula for monosaccharides.
मोनोसेक्राइड्स के बारे में सुनिएगा ध्यान से। मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर्स which cannot be further hydrolyzed with water. मोनोसेक्राइड्स ऑलरेडी सिंपलेस्ट होते हैं, मतलब वो ऑलरेडी मोनोमर होते हैं। अगर आप उन्हें वाटर से हाइड्रोलाइज करोगे तो वो और छोटी छोटी यूनिट में ब्रेक होंगे ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप में सिंपल है, अपने आप में वो मोनोमर है। तो मोनोसेक्राइड्स आर ऑलरेडी द सिंपलेस्ट शुगर्स, दे कैनॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड टू स्मॉलर यूनिट्स ऑन ट्रीटिंग विद वाटर, ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। तो मोनोसेक्राइड वाटर से हाइड्रोलाइज नहीं होते, they are already the simplest sugars, they cannot be further broken down to smaller units. समझ गए आप मोनोसेक्राइड क्या है? यस सर। क्या ये वाटर से हाइड्रोलाइज हो सकते हैं? नहीं सर। नहीं हो सकते, बिकॉज वो ऑलरेडी सिंपलर यूनिट्स हैं, दे आर ऑलरेडी द मोनोमर बाय देमसेल्व्स। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स आर ऑलरेडी द सिंपलेस्ट शुगर्स, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर। मोनोसेक्राइड्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिए। मोनोसेक्राइड मिनिमम 3 कार्बन से लेकर मैक्सिमम 7 कार्बन तक हो सकते हैं। मोनोसेक्राइड्स मिनिमम 3 कार्बन के हो सकते हैं और मैक्सिमम 7 कार्बन के हो सकते हैं। अगर कोई 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है तो हम उसे बोलेंगे ट्रायोज, TRIOSE, ट्रायोज। अगर कोई 4 कार्बन वाली शुगर है तो हम उसे बोलेंगे टेट्रोज। अगर कोई 5 कार्बन वाली शुगर है तो हम उसे बोलेंगे पेंटोज। अगर 6 कार्बन वाली है तो हेक्सोज और 7 कार्बन वाली है तो हेप्टोज। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं, द सिंपलेस्ट शुगर्स व्हिच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, वो मिनिमम 3 कार्बन से लेकर मैक्सिमम 7 कार्बन तक के हो सकते हैं। लेकिन हम अपने सिलेबस में सिर्फ वो मोनोसेक्राइड पढ़ेंगे जो 6 कार्बन एटम से बने होते हैं। 6 कार्बन एटम मोनोसेक्राइड्स आर द मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड कहने को तो 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक के डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो एग्जांपल्स पढ़ने हैं मोनोसेक्राइड्स के अपने सिलेबस में जो 6 कार्बन शुगर्स होती हैं। ठीक है, और इसीलिए याद रखिएगा द 6 कार्बन शुगर्स आर आल्सो कॉल्ड हेक्सोज शुगर्स। सर आपने 4th वाला क्या बोला था? 4 कार्बन शुगर। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, सिर्फ आप ओज लगा दोगे। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। हमें सिर्फ हेक्सोज पढ़ने। अब ये हेक्सोज भी ना 2 टाइप के होते हैं। देखो, हेक्सोज का मतलब तो है कि 6 कार्बन वाली शुगर, लेकिन उस 6, ध्यान से सुनना, ये बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस आपको ना सुन के जब मैं अगली लाइन पे पहुंचूंगा तो कई बार होता है कि पिछली लाइन इतने में भूल गए, बस इतना कंफ्यूजन होगा, अदरवाइज इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। हेक्सोज शुगर का मतलब आप समझ गए, 6 कार्बन वाली शुगर। लेकिन इस 6 कार्बन वाली शुगर के अंदर बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप के साथ एल्डिहाइड लगा हुआ है या बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप के साथ कीटोन लगा हुआ है। उस बेसिस पे ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एल्डोहेक्सोज या कीटोहेक्सोज। ठीक है, हेक्सोज शुगर या तो एल्डोहेक्सोज होगी या कीटोहेक्सोज होगी। एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज का एग्जांपल है ग्लूकोज और कीटोहेक्सोज का एग्जांपल है फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मोनोसेक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो ऑलरेडी सिंपल होते हैं, जो अपने आप में मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं। उन्हें अगर आप वाटर से हाइड्रोलाइज करोगे तो वो और छोटी छोटी यूनिट्स में स्प्लिट नहीं होंगे। और मोनोसेक्राइड्स मिनिमम 3 कार्बन से लेके मैक्सिमम 7 कार्बन तक के हो सकते हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस में सिर्फ 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स पढ़ेंगे जिन्हें हेक्सोज शुगर्स भी कहते हैं। और ये हेक्सोज शुगर भी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बोनाइल 2 टाइप की हो सकती हैं, या तो एल्डोहेक्सोज हो सकते हैं या कीटोहेक्सोज हो सकते हैं। एल्डोहेक्सोज का एग्जांपल है ग्लूकोज एंड कीटोहेक्सोज का एग्जांपल है फ्रक्टोज। दिस इज अबाउट मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड समझ में आए क्या होते हैं? यस सर। यस सर। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि मोनोसेक्राइड के बाद क्लासिफिकेशन का जो अगला टाइप होगा वो क्या होना चाहिए? नहीं समझे? सर मतलब नहीं सर। मतलब मोनोसेक्राइड वो है जो एक शुगर यूनिट, मतलब जो जिसमें सिर्फ एक सिंगल यूनिट है जो फर्दर हाइड्रोलाइज हो ही नहीं रहा।
ठीक है। तो मोनोसेक्राइड से जो अगला वाला हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, हम इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना कि एक कार्बोहाइड्रेट ने हाइड्रोलाइज होने पे कितनी यूनिट दी, तो जिसने एक ही यूनिट दी वो तो मोनोसेक्राइड है। तो मोनोसेक्राइड के बाद अगला क्या होना चाहिए? डाइसैकेराइड। डाइसेक्राइड हाइड्रोलाइज होने पे कितनी शुगर यूनिट देगा? 2 2 ट्राइसेक्राइड कितनी देगा? 3 3 पेंटासेक्राइड कितनी देगा? 5 5 और डेकासेक्राइड कितनी देगा? 10 10 10। तो हमने सोचा कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग देम सेपरेटली, इससे पहले कि मैं आपको डाइसेक्राइड पढ़ाऊं, ट्राइसेक्राइड पढ़ाऊं, टेट्रा पढ़ाऊं, पेंटा पढ़ाऊं, इससे बेटर है कि हमने डाई से लेके डेका तक के लिए एक कलेक्टिव टर्म बना दी, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड के अंदर डाई से लेके डेका वाले सारे आ जाते हैं। ओलिगोसेक्राइड इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट्स which upon hydrolysis yield 2 to 10 saccharide units। तो हमारा मोनोसेक्राइड के बाद अगला टाइप डाइसेक्राइड नहीं है, ओलिगोसेक्राइड है। तो दूसरा क्लासिफिकेशन का दूसरा टाइप इज ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2O whole n-1। Oligosaccharides are those carbohydrates which upon hydrolysis yield 2 to 10 saccharide units। आपको ये बात तो याद रहेगी, ओलिगोसेक्राइड के अंदर 2 से लेकर 10 सैकराइड यूनिट, 2 से लेकर 10 सैकराइड यूनिट वाले कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। यानी कि डाइसेक्राइड इज अ पार्ट ऑफ ओलिगोसेक्राइड। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये सब ओलिगो का ही पार्ट है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड वही होते हैं जो 2 शुगर यूनिट से बने होते हैं। कहने को तो इसके अंदर 2 से लेके 10 तक वाले सारे आ गए, लेकिन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है जो 2 शुगर यूनिट से बने होते हैं। एंड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को डाइसेक्राइड्स कहते हैं। तो ओलिगोसेक्राइड के अंडर ही एक टर्म है डाइसेक्राइड्स। और जितने भी डाइसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड पढ़ रहे हैं, तो 6 कार्बन वाली शुगर यूनिट से बनने वाले जितने भी डाइसेक्राइड्स होते हैं, उन सभी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसके 3 एग्जांपल्स याद रखिए, हम आपके सिलेबस में 3 एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। डाइसेक्राइड के 3 एग्जांपल हैं सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तीनों का फॉर्मूला यही होता है। सुक्रोज का भी यही फॉर्मूला है, माल्टोज का भी यही फॉर्मूला है, लैक्टोज का भी यही फॉर्मूला है। ठीक है, एक बार मुझे बताइए, क्या हम कह सकते हैं सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज आर ओलिगोसैकराइड्स? यस सर। यस सर। ऑल्दो ये डाइसेक्राइड हैं, लेकिन डाइसेक्राइड भी तो अपने आप में ओलिगोसेक्राइड होती हैं। 2 से लेके 10 तक वाले सारे ओलिगोसेक्राइड होते हैं। तो ओलिगोसेक्राइड की तो बस डेफिनेशन आप याद रखिए, जो 2 से लेके 10 तक शुगर यूनिट देंगे वो ओलिगोसेक्राइड होंगे। ओलिगोसेक्राइड के अंदर डाइसेक्राइड्स का जनरल फॉर्मूला, डाइसेक्राइड का फॉर्मूला ये होगा C12H22O11। और 3 डाइसेक्राइड जिनके स्ट्रक्चर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा वो ये होंगे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। आपके इस साल के बोर्ड के सिलेबस में से ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड काट दिया गया है। इस साल बोर्ड के सिलेबस में से ओलिगो और पॉलीसेक्राइड कट कर दिया गया है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसेक्राइड है इस साल, ठीक है, ओलिगो और पॉली नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे हर साल पढ़ाता हूं वैसे आपको भी पढ़ाऊंगा पूरा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का दूसरा टाइप भी आपको समझ में आया, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड के ऊपर जो भी होते हैं वो सब पॉलीसेक्राइड्स में आते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का तीसरा टाइप है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स का भी जनरल फॉर्मूला ओलिगो वाला ही होता है, CnH2O whole n-1। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स देखो, वैसे तो मैंने आपको बताया ओलिगो से जो भी ऊपर होंगे वो पॉलीसेक्राइड्स में आएंगे, लेकिन हम जनरली इसका मतलब 11
जो सैकराइड यूनिट देगा, जो हाइड्रोलाइज होने पे 11 सैकराइड यूनिट देगा या 12 सैकराइड यूनिट देगा, उसे में हम पॉलीसैकराइड ही बोलेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉलीसैकराइड्स होते हैं ना, वो जनरली 11-12 शुगर यूनिट वाले नहीं होते, वो हंड्रेड्स ऑफ शुगर यूनिट वाले होते हैं। जैसे स्टार्च हो गया या सेलुलोज हो गया। स्टार्च और सेलुलोज के अंदर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ शुगर यूनिट प्रेजेंट होती हैं। तो हम डिफाइन भी उसी तरह से कर रहे हैं। पॉलीसैकराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स या दोज लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स which upon hydrolysis yield hundreds of saccharide units. Polysaccharides are those long chain carbohydrates which upon hydrolysis yield hundreds of saccharide units. और इसके दो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज। सर दोनों का ही फॉर्मूला C6H10O5 होल N होता है। हाँ दिशा, क्या कह रहे थे? सर 10 से ऊपर सारे ही पॉलीसेकेराइड्स में आएंगे ना? 10 से ऊपर सारे पॉलीसैकराइड में आएंगे, लेकिन जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीसैकराइड माने जाते हैं और जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो 11-12 वाले नहीं पढ़ेंगे, वो हंड्रेड्स ऑफ वाले पढ़ेंगे। ठीक है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पॉलीसैकराइड्स की जो जनरल डेफिनेशन हम बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि पॉलीसैकराइड्स आर दोज लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड हंड्रेड्स ऑफ सैकराइड यूनिट्स। कमर्शियली इंपॉर्टेंट वही वाले होते हैं। ठीक है, अगर किसी ने 12 सैकराइड यूनिट दिए हैं होने को, तो वो भी पॉलीसैकराइड ही होगा, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंस के देखे नहीं गए कहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉलीसैकराइड दो ही होते हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज, और इन दोनों के अंदर हंड्रेड्स ऑफ सैकराइड यूनिट होती हैं। तो इन्हीं दोनों के बेसिस पे हमने डेफिनेशन भी बना दी। Polysaccharides are those carbohydrates which upon hydrolysis yield hundreds and thousands of saccharide units. ठीक है, यस सर। तो देखिए ये थी क्लासिफिकेशन। अब हम अपना चैप्टर प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक तो मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट ही नहीं करा, अब तक तो मैं आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का एक इंट्रोडक्शन दे रहा था। ठीक है, अब हम प्रॉपरली चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकराइड्स के अंदर सबसे पहले मैं आपको ग्लूकोज पढ़ाऊंगा। ग्लूकोज के बारे में हम सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। जैसे आप कोई ऑर्गेनिक का फंक्शनल ग्रुप पढ़ते थे ना, कि पहले आप उसकी प्रिपरेशन पढ़ते थे, फिर आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, फिर आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, बिल्कुल वैसे ही हम ग्लूकोज को पढ़ेंगे। ग्लूकोज की मैं प्रिपरेशंस भी करवाऊंगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी करवाऊंगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी करवाऊंगा। ठीक, तो हमारा मोनोसैकराइड में ग्लूकोज खत्म हो जाएगा। फिर मोनोसैकराइड के बाद हम ओलिगोसैकराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इन तीनों के बस स्ट्रक्चर्स देखेंगे और कुछ नहीं। इनकी कोई प्रिपरेशन नहीं देखनी, इनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं देखनी, सिर्फ स्ट्रक्चर्स देखने हैं। और फिर उसके बाद पॉलीसैकराइड्स के अंदर स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कुछ पढ़ेंगे, इनके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल पढ़ेंगे। तो इन सबको पढ़ने के बाद हमारा पहला बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा। फिर हम प्रोटीन करेंगे, देन कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे, एंड देन प्रोटीन्स करेंगे, विटामिन्स करेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स करेंगे, एक एक करके इस तरह से करेंगे। बट कार्बोहाइड्रेट में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले ग्लूकोज। तो अब यहां से ग्लूकोज से मेन चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। ग्लूकोज हेडिंग डालते हैं और देखते हैं उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज आपको डाउटफुल लग रही है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आई या कोई चीज आप भूल गए, तो मुझे बताइए दोबारा से। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट? सर एक बार ये बता दो सैचराइड्स क्या थे? सैकराइड एक केमिकल टर्म है फॉर शुगर यूनिट, और इसे सैचराइड नहीं बोलते, सैकराइड बोलते हैं। सैकराइड, सैकराइड यूनिट इज अ शुगर यूनिट। ओके सर। एक सिंगल शुगर यूनिट को सैकराइड यूनिट बोलते हैं। एक ऐसी शुगर यूनिट जो वाटर से फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड अ सैकराइड यूनिट। अब जो कार्बोहाइड्रेट एक सिंगल सैकराइड यूनिट से बना हुआ है उसे बोलते हैं मोनोसैकराइड। जो कार्बोहाइड्रेट दो सैकराइड यूनिट से बना हुआ है उसे बोल रहे हैं डाइसैकराइड। उसी बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन करी है, मोनो, ओलिगो एंड पॉली। यस सर। देखिए अब यहां से चैप्टर मेनली स्टार्ट हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं।
ग्लूकोज के दो और नाम होते हैं। ग्लूकोज इज ऑल्सो नेम्ड बाय टू अदर नेम्स। एक तो वो दो नाम क्या होते हैं वो कोई बता सकता है मुझे, और दूसरा ग्लूकोज के बारे में कुछ भी व्हाटएवर यू नो, कोई छोटी से छोटी बात भी अगर आपको मालूम है तो मुझे बताइए। ग्लूकोज के बारे में किसी को भी कुछ भी मालूम है? सर वो एक एल्डोहेक्सोज में होता है। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज होता है, बिल्कुल सही बताया आपने। और बताइए सर। और सर उसका फील और इन उसका नेचर एक होता नाम है, होता एबिलिटी। रिड्यूसिंग टेम्परेचर। ठीक है, शगुन और विवेक आपने बताया कि रिड्यूसिंग नेचर होता है। ईवा आप कुछ और बता रहे थे? सर उसका एक और नाम होता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज एक और नाम आपने बताया, लेकिन अभी भी एक और नाम होता है, सर ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर। देखिए ग्लूकोज के दो और नाम होते हैं, ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज और ग्रेप शुगर। पहले तो आप सब लोग मुझे बताइए, आप लोगों ने ग्लूकोज देखा है? सर के जो मार्केट में आते हैं वो वाला ग्लूकोज? जो मार्केट में आता है या जो आप पानी में मिला के पी लेते हो, या जब आप हॉस्पिटल में Yes, एडमिट होते हो तो आपको जिसकी ड्रिप लगाई जाती है, वो सब ग्लूकोज होते हैं। तो ग्लूकोज sir. अगर आपने देखा है तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ग्लूकोज की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड। Solutes. Glucose is a white crystalline solid, soluble in water, sweet in taste, and reducing in nature. Glucose is a white crystalline solid, soluble in water, sweet in taste, and reducing in nature, and it act as an instant source of energy. Instant मतलब आपको अगर एनर्जी चाहिए ना तो आप ग्लूकोज पी लो, इमीडिएटली विद इन फ्यू मिनट्स आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, यू विल फील एनर्जेटिक। ठीक है, सो ग्लूकोज एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए वैसे तो सारे कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन बाकी कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट पहले ब्रेक डाउन होंगे और ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे और फिर ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस से एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर आप ग्लूकोज ही ले लो तो वो तो ऑलरेडी हाइड्रोलाइज्ड है, वो तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट यूनिट है, उसको और छोटी यूनिट में ब्रेक डाउन नहीं होना पड़ता, तो वो उतना टाइम बच जाता है। तो ग्लूकोज एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऐड करता है, इसीलिए जहां पे भी आपकी बॉडी डाउन होती है, जहां पे आपकी बॉडी में एनर्जी कम होती है, सबसे पहले आपको एक ड्रिप लगा दी जाती है ग्लूकोज की, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाए। या आप जब कोई परफॉर्म करते हैं, एथलेटिक्स होते हैं या कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो बीच के इंटरवल्स होते हैं उसमें आप ग्लूकोज पीते हैं एनर्जी लेने के लिए। ठीक है, तो ग्लूकोज एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, soluble in water, sweet in taste, reducing in nature, and it acts as an instant source of energy. ये सारी बातें समझ में आई? यस सर। Yes, क्या sir. क्या बताया मैंने, श्रिंकल बताना। सर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, रिड्यूसिंग इन नेचर, स्वीट इन टेस्ट एंड इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड soluble in water। ठीक है ना, ये सब आपको नोट्स में मिल ही जाएगा, आप बस सुनते जाइए सारी चीजें। दूसरी चीज ये भी याद रखिएगा कि ग्लूकोज के बारे में, कि ग्लूकोज वैसे तो हर फ्रूट में प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज इज नेचुरली प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी फ्रूट, बट टू मैक्सिमम एक्सटेंट सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अगर किसी फ्रूट में प्रेजेंट होता है तो वो है ग्रेप्स। ग्रेप्स के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है, मतलब उतना शुगर केन में भी नहीं होता जितना ग्रेप्स में होता है। ग्रेप्स में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, एंड दैट्स व्हाई ग्रेप्स आर आल्सो, दैट्स व्हाई द ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर। ग्लूकोज को ग्रेप शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सटेंट में ये ग्रेप्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद शुगर केन में होता है, मैंगो में होता है, बहुत सारे फ्रूट्स में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रेप्स में होता है, इसलिए इसे ग्रेप शुगर बोलते हैं। दूसरा ये भी याद रखिएगा कि ग्लूकोज इज एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ग्लूकोज एक ऑप्टिकली एक्टिव शुगर है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को राइट में टिल्ट कर देता है, पीपीएल के प्लेन को राइट में टिल्ट कर देता है। इसका मतलब ये एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है, और बिकॉज ऑफ इट्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर इसे डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है। ठीक है, सो डेक्स्ट्रोज इसलिए नाम पड़ा इसका क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है, ये पीपीएल के प्लेन को राइट में टिल्ट कर देता है। चैप्टर के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने डिग्री से ये राइट में टिल्ट कर देता है, वो सब हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे अभी।
अभी आपको एंगल याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखिए ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लाइट को राइट में टिल्ट करता है। और ग्रेप शुगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ग्रेप्स के अंदर प्रेजेंट होता है अमंग ऑल द फ्रूट्स। बताइए ये तीन बातें समझ में आई? Yes, sir. अब सबसे पहले हम ग्लूकोज की देखेंगे प्रिपरेशंस और फिर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, एक बार फिर से सुनिए, ये जो भी पैराग्राफ मैंने अभी आपको बताया कि ग्लूकोज एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉल्युबल इन वाटर है, स्वीट इन टेस्ट है, रिड्यूसिंग इन नेचर है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर है, ग्रेप्स के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। ये सारी बातें हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने ओरली डिस्कस कर ली। अब हमारी बची प्रिपरेशंस और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रिपरेशंस देखिए, दो बड़ी सिंपल सी प्रिपरेशन ग्लूकोज की आपके सिलेबस में है। पहली प्रिपरेशन है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज बनता है। अब सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड केन शुगर। सुक्रोज को केन शुगर भी कहते हैं। C12H22O11। अगर आप इस सुक्रोज को वाटर से हाइड्रोलाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेज, तो ये सुक्रोज ब्रेक डाउन हो जाएगा दो मोनोसेक्राइड देने के लिए। इसके अंदर से निकलेगा एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। glucose and fructose, and this is sucrose। तो पहली प्रिपरेशन तो आप ये दिखाएंगे ग्लूकोज की कि ग्लूकोज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेज। इनवर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है, पहली प्रिपरेशन। ये सिर्फ ग्लूकोज की नहीं है, फ्रक्टोज की भी प्रिपरेशन है। दूसरी प्रिपरेशन है by hydrolysis of starch। hydrolysis of starch C6H10O5 whole n। ये स्टार्च का फॉर्मूला होता है। इसके हाइड्रोलिसिस से भी ग्लूकोज मिलता है। देखिए C6H10O5 whole n प्लस n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को जब आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको इसमें से रिलीज होकर मिलेगा n मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। ये सभी के सब ग्लूकोज होते हैं। स्टार्च इज अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा कि इथीन 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 को जोड़ने से पॉलीथीन बनती है, बिल्कुल उसी तरह से ग्लूकोज 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 को थाउजेंड्स ऑफ टाइम जोड़ देंगे तो स्टार्च बन जाएगा। और उसी स्टार्च को हाइड्रोलाइज करने पे ग्लूकोज की सारी यूनिट अलग अलग हो जाती हैं। तो ये स्टार्च का फॉर्मूला है। स्टार्च को एक्सेस ऑफ वाटर से जब हाइड्रोलाइज करा जाता है तो सारे ग्लूकोज अलग अलग हो जाते हैं। आप सभी लोगों से एक बात पूछ रहा हूं, क्या आप सब लोग इस इक्वेशन की बैलेंसिंग चेक कर पा रहे हो? आप में से किस किस को इसकी बैलेंसिंग समझ में नहीं आ रही? किसको पता नहीं चल रहा कि हाँ ये बैलेंस्ड है? बताइए क्या ये बैलेंस्ड है? यस सर। यस बैलेंस्ड है। कोई ऐसा चीज Yes, को sir. समझ में नहीं आ रहा जो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा? No, sir. क्लियर है? ठीक है, तो दीज आर द टू प्रिपरेशंस ऑफ ग्लूकोज। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कंफर्म टॉपिक, एग्जाम में आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स आया है अभी तक किसी के एग्जाम में? यस सर। तो देखिए बायोमोलिक्यूल्स जब एग्जाम में आता है ना, अब मेरे को पता नहीं आपका थ्योरेटिकल हुआ था कि ऑब्जेक्टिव हुआ था, किस तरह का एग्जाम हुआ था आपका, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता है बायोमोलिक्यूल्स पे तो एक क्वेश्चन उसमें बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि गिव द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, और उसके तीन पार्ट होते हैं। एक बार HI दे रखा होगा या एसाइलेशन दे रखा होगा या नाइट्रिक एसिड दे रखा होगा, तीन चार केमिकल्स होंगे, उनके साथ केमिकल रिएक्शन पूछे जाते हैं ग्लूकोज के। तो वो बहुत ही
इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं आपको 6 या 7 केमिकल प्रॉपर्टीज करवाने वाला हूं जो ग्लूकोज के आपके सिलेबस में है, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। हाँ जी, सर इनविटेज का कोई वो भी होता है केमिकल फॉर्मूला? इन्वर्टेज एक एंजाइम होती है, हर एंजाइम का केमिकल फॉर्मूला होता है, लेकिन एंजाइम्स के केमिकल फॉर्मूले मैं भी आपको बोर्ड पे बनाकर नहीं दिखा सकता बिकॉज दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स और रिंग्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि इन्वर्टेज को इन्वर्टेज क्यों बोलते हैं, समझे। किसी भी एंजाइम का कोई भी केमिकल फॉर्मूला इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वो मैंने भी आज तक कभी याद नहीं करा, उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। बट एंजाइम्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड केमिकल्स, दे हैव कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेज। आपको भी उसे याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आज तक उसका फॉर्मूला देखा तक नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है? यस सर। मैं आपको चैप्टर के अंदर ये जरूर बताऊंगा एक जगह कि इन्वर्टेज को इन्वर्टेज क्यों बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप ये मानते हैं कि ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? यस सर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज उसके फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही तो होती है। फंक्शनल ग्रुप की ही बेसिकली नेचर होती है केमिकली रिएक्ट करना। कार्बन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज नहीं होती, बल्कि जो फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो मुझे ये बताइए कि ग्लूकोज के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं? एल्डिहाइड या फिर कीटोन और अल्कोहल भी तो है, अल्कोहल। यस सर। ठीक है। मतलब ग्लूकोज के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक तो एल्डिहाइड है और एक अल्कोहल है, तो देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप्स। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ग्लूकोज वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा जो आपने एल्डिहाइड्स वाले चैप्टर में पढ़ी थी, एल्डिहाइड और कीटोन्स वाले चैप्टर में एल्डिहाइड के लिए पढ़ी थी, वो सारी ग्लूकोज को शो करनी चाहिए क्योंकि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। और ग्लूकोज को वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी शो करनी चाहिए जो हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। और ऐसा होता भी है, ग्लूकोज एग्जिबिट ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एज वेल एज एल्डिहाइड्स। जो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, मैं आपको ये बता दूं कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी एनीथिंग न्यू इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं वही वाले केमिकल रिएक्शंस ग्लूकोज के ऊपर रिपीट करूंगा जो आप एल्डिहाइड या अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़कर आ चुके हो, ठीक है। हाँ, कुछ एक दो रिएक्शंस होंगे जो डिफरेंट होंगे, कुछ एक दो रिएजेंट ऐसे होंगे जो हमने ऑर्गेनिक में यूज नहीं करे थे, वो हम यहाँ यूज करेंगे, बट 90% आप सेम चीज रिपीट करोगे, ठीक है। सो ग्लूकोज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप की वजह से होती हैं, और जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने एल्डिहाइड और अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ी थी उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको यहाँ पे ग्लूकोज के ऊपर अप्लाई करवाने वाला हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस। यस सर। देखिए मैं आपको एक केमिकल प्रॉपर्टी तो करवा ही देता हूं, अभी स्टार्ट कर देते हैं हम एटलीस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान से सुनिएगा, लॉग आउट मत करिएगा, आई होप किसी का कोई और बैच नहीं होगा अभी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर तो ये होता है, आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को समझो और उसे याद रखो। देखिए ग्लूकोज में आपको ये तो मालूम है कि 6 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन बना लिया आपने, ठीक है। आपको ये भी पता है कि एल्डिहाइड कॉर्नर पे ही लगता है, तो एक कॉर्नर पे एल्डिहाइड लगा दिया। अब बाकी के कार्बन पे आपको क्या याद रखना है वो ध्यान से सुनिए। सिर्फ कार्बन नंबर 3 ऊपर से स्टार्ट करते हुए जो कार्बन नंबर 3 है ना, सिर्फ उस कार्बन पे OH लेफ्ट में आएगा, बाकी हर कार्बन पे OH राइट में आएगा। सिर्फ तीसरे वाले पे OH लेफ्ट में, बाकी सब पे OH राइट में, और बाकी बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दी।
एक हाइड्रोजन इस पे लग गया, एक हाइड्रोजन इस पे लग गया, एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे। सो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आई होप आपको याद हो गया होगा। 6 कार्बन बनाए, तीसरे कार्बन पे OH लेफ्ट में, बाकी सब पे राइट में, ठीक है, और ऊपर एल्डिहाइड लगाना है। बताओ ये स्ट्रक्चर याद हो गया कि नहीं? Yes, दिस इज sir. अ सिंपल स्ट्रक्चर। लेकिन जब मैं आपको 7 केमिकल प्रॉपर्टीज करवाऊंगा, ध्यान से सुनिए, केमिकल प्रॉपर्टीज भी ना हमें थोड़े स्मार्ट तरीके से करनी पड़ेंगी, थोड़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से करनी पड़ेंगी, अगर हमें टाइम और सारी चीजें बचानी है तो। देखिए, अगर मैं आपको 7 केमिकल प्रॉपर्टीज करवा रहा हूं, तो मेरे को 7 बार तो ये स्ट्रक्चर रिएक्टेंट की तरफ बनाना पड़ेगा, फिर 7 बार ये स्ट्रक्चर प्रोडक्ट की तरफ भी बनाना पड़ेगा। हर केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्टेंट की तरफ भी बनाऊंगा, प्रोडक्ट की तरफ भी बनाऊंगा, उसमें टाइम लगेगा। तो हम कंसाइज में इस स्ट्रक्चर को इस तरह से नहीं बनाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। While studying the chemical properties, हम इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया करेंगे वो ध्यान से सुनिए। क्या हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं? देखिए, Yes, sir. ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाले 4 कार्बन हैं, इसमें H और OH ही तो लगा हुआ है सब पे, है ना? Yes. यस सर। तो हम इस बीच वाले पोर्शन को CHOH होल 4 लिख देना। Yes, sir. तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज करते वक्त ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ऐसे बनाएंगे। और दूसरी चीज, मैं एक एक पॉइंट में आपको 2-2 केमिकल प्रॉपर्टी करवाऊंगा। जैसे मान लीजिए मेरे को टॉलेंस टेस्ट भी करवाना है, फेलिंग्स टेस्ट भी करवाना है, तो मैं ऐसा नहीं है कि एक बार टॉलेंस करवाया उसके रिएक्शन दिखाए, फिर एक बार फेलिंग करवाया उसके रिएक्शन दिखाए। मैं एक ही साथ दोनों की थ्योरी लिखवाऊंगा, टॉलेंस फेलिंग्स की, और एक स्ट्रक्चर बीच में बना के इधर दिखाऊंगा टॉलेंस, इधर दिखाऊंगा फेलिंग्स। ठीक है, मैं दोनों तरफ एरो बना के इधर टॉलेंस दिखाऊंगा, इधर फेलिंग दिखाऊंगा, तो मुझे और कम स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ग्लूकोज का। तो सब कुछ मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज तरीके से बताऊंगा, लेकिन कम से कम स्ट्रक्चर बनाने पड़े, ज्यादा से ज्यादा टाइम की यूटिलाइजेशन हो, हम इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज को एनालाइज करेंगे। ठीक है, सो मैं एक साथ 2-2 केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करूंगा स्ट्रक्चरली। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको करवा देता हूं। द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज असाइलेशन। ये प्रॉपर्टी हमें अलग से ही करनी पड़ेगी। देखिए, मैं जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको करवाऊंगा, आपको ये जरूर पता होना चाहिए, हेडिंग को सुनते ही ये पता होना चाहिए कि वो केमिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड की है या अल्कोहल की है। ठीक है, तो आप में से किसी को याद है असाइलेशन एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी होती है या अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है? अल्कोहल। Aldehyde was a property of alcohol and phenol. Sorry, acylation. Acylation was a property of alcohol and phenol. Acylation का मतलब होता है असाइल ग्रुप लगाना, और असाइल ग्रुप कौन से 2 रिएजेंट से लगाया जाता है, कोई बता सकता है? Nitrous AlCl3. नहीं भाई, असाइलेशन में असाइल ग्रुप लगाया जाता है। असाइल ग्रुप किसे बोलते हैं देव्यांशी? CuC. RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं असाइल ग्रुप। ये असाइल ग्रुप हमें कहां से मिलता है? जब हम किसी चीज की असाइलेशन करते हैं तो 2 रिएजेंट होते हैं जिनसे रिएक्ट करवा सकते हैं, तो वो 2 रिएजेंट पूछ रहा हूं मैं, कौन से होते हैं? एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। बिल्कुल ठीक बताया आपने, एसिड क्लोराइड्स या एसिड एनहाइड्राइड से करते हैं हमेशा असाइलेशन। ठीक है, तो अगर हम ग्लूकोज को एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ध्यान से सुनना, जब हमने ग्लूकोज को एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट करवाया, तो ग्लूकोज के 1 मोल ने 5 मोल ऑफ एसिड एनहाइड्राइड कंज्यूम करे। देखो, CH3COO COCH3, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, मैं ध्यान से देखना, आपको ये OH दिख रहा है, ये वाला OH, और ये बॉक्स के अंदर क्या निकला? एसिड। एसिटिक एसिड। तो बताओ O के आगे क्या लग जाएगा?
CO3 COOCH3 आगे COCH3 तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा वो? OCOCH3 एस्टर, एस्टर बन जाएगा ना। Yes, sir. यस सर। अब अगर मैं इसके ले लूं 5 मोल, तो यहाँ पे भी 4 OH है और एक OH ये हो गया, पांचों के पांचों इस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो आप देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ये CHOCOCH3 होल 4 CH2OCOCH3 और इसका नाम होगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। बताइए, आपको ध्यान से देखो, और ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई, रिएक्शन समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. सब लोग बताइए। दिव्यांशी आपने क्या बोला? नो? सर ये ऐसे ही बोले। अच्छा, समझ में आ गया सबको क्या हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. ये मैंने एक जगह से दिखाया है, लेकिन पांचों जगह जहां जहां अल्कोहल है वहां इस तरह से एसिडिक एसिड निकला और पांचों जगह एस्टर लग गया, तो ये बन गया ग्लूकोज पेंटा एसिडेट। तो ये हो गई एक केमिकल प्रॉपर्टी। बाकी की केमिकल प्रॉपर्टी कल सुबह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कल सुबह 7 बजे आपका बैच है। Okay, sir. Okay, sir. ओके सर। सर हाँ जी वह सर जब हमने सुक्रोज के साथ बनाया था तो हमने इन्वर्टेज यूज किया था ना, हाँ, तो हम उसको डाइल्यूट HCl या H2SO4 में भी तो कर सकते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन में कर सकते हैं। हाँ देखो, अगर आप आउटसाइड बॉडी के बाहर मान लीजिए आपके पास ग्लूकोज है और ग्लूकोज को आप हाइड्रोलाइज करना चाह रहे हो, तो आप किसी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर सकते हो, बट नेचुरली जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो इन्वर्टेज की प्रेजेंस में होता है। ओके सर। ठीक है? यस सर।